अचानक इतने सालों बाद जब लगातार पीछा करने के पश्चात यह अकेला बचा सैनिक जो उस टुकड़ी का ही एक हिस्सा था जिसे उस बाल वैज्ञानिक ऋषि के पीछे जासूस के तौर पर छोड़ा गया, वो भी उसकी जासूसी के नहीं, उसके गुरु का पता लगाने के लिए। लेकिन हर बार हर प्रयास असफल रहा, क्योंकि चलते चलते अचानक खुद ही वो बाल वैज्ञानिक, जिसे बिना पढ़े ही डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, ना जाने कहाँ गायब हो जाता। किसी को भी पता नहीं उसका घर, कोई नहीं जानता और ना ही उसका कोई पता जानता, जैसे कोई साया हो। लेकिन तब भी उस बच्चे डॉक्टर ऋषि का पीछा किया डॉक्टर तोशित का पता करने के लिए, सिर्फ डॉक्टर तोशित की खबरें ही मिलती। और उनके हथियार जो अचानक उभर कर भारतीय सेना के हाथ में चमत्कारिक रूप से नजर आते, उनकी खोज और उपयोगिता का प्रमाण देते। वह छोटा सा बच्चा ऋषि कुमार जिसने ऐसा जूता बनाया जिसको पहनकर यदि पानी में भी पैर रखें तो नजर ही नहीं आता, तो गीले होने की बात ही अलग है। दिल दहला रखा है पूरे विश्व की सेनाओं का। और अब यह एक नई कहानी, ब्लू टॉर्च, और क्या क्या है इसमें। सोचो अतुल, अगर तुम किसी आदमी को ढूंढने निकले और यह पता चले कि वह खुद तुम्हारे ही तलाश में तुम्हारी मदद कर रहा हो, तब क्या बीतेगी तुम्हारे मन पर। कहते हुए डॉक्टर शेशांक ने डॉक्टर अतुल की ओर देखा। डॉक्टर अतुल बड़ी प्रश्नवाचक मुद्रा से डॉक्टर शेशांक की ओर देखते हुए कहा, मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? वही जो तुम सुन रहे हो। एक बार मैं भी डॉक्टर तोशित की लेब ढूंढने के लिए एक कस्बे में पहुंचा, क्योंकि डॉक्टर तोशित की लेब का पता किसी को नहीं पता होता। वे दूर कस्बों में ऐसी जगह जाकर अपने प्रयोग करते जिसके बारे में सोच पाना भी किसी के लिए संभव नहीं होता। खुफिया विभाग और इंडियन आर्मी के आला अफसरों को छोड़कर कोई भी उनका पता नहीं जानता, लेकिन पूरी तरह से संरक्षित जरूर होती है उनकी प्रयोगशाला। मैं एक ना एक बार ये देखना चाहता था कि आखिर उन्होंने इतने विस्फोटकारी और एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाकर पेश किया, तब आखिर कैसे सेटअप बना रखा है उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का। यही सोचकर मैं भारवी स्टेशन पर जाकर उतरा, क्योंकि मुझे ये सूचना मिली थी। मैंने उनके अनेकों लेख, समाचार पत्र और उनकी हर एक खबर की प्राथमिक सूचना पर नज़र रखकर यह निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो उनकी सारी क्रियाएं यहाँ से ही संचारित होती है। प्राप्त सूचना ने मेरे मन को पुष्टि प्रदान की और मैं निकल पड़ा बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को ढूंढने जो अपने बिना इच्छा के सरकार से भी ना मिले, जिनके सही खबर देने वाले गुप्तचर भी जब भ्रम में पड़ जाए तो भला मेरी क्या औकात है। लेकिन तब भी मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उन्हें ढूंढ ही निकाल लूंगा। लेकिन अपने विभाग को बिना सूचना दिए अप्रत्याशित तरीके से कहीं जाना भी हमारे नियमों के खिलाफ था। सही सूचना देकर मैं ना तो शक के घेरे में आना चाहता और ना ही काम न होने पर मजाक का पात्र बनना चाहता था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कोई भी कारण डाल देना उचित समझा और निकल पड़ा डॉक्टर तोशित की प्रयोगशाला की खोज में। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा, ये सोचने लगा कि मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब जाना किस दिशा में है, कौन बताएगा। ये सोचकर मैं बड़ा विचार करने के लिए प्लेटफॉर्म की चाय की दुकान पर आकर चाय पीने लगा। मुझे बिना बैग का देख किसी भी ऑटो या रिक्शे वाले ने ये सोचा कि सवारी ज़्यादा दूर की नहीं होगी, इसलिए किसी ने भी मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। वे सबसे ये पूछते नजर आए कि कहाँ चलना है, या नए होने पर होटल, मार्केट इत्यादि का पता खुद ही बताते नजर आए। ये सब देखकर अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं किसी ऑटो वाले से सीधे सीधे डॉक्टर तोशित का पता पूछूं अनजान बनकर। शायद तुक्के में ही सही, लेकिन यदि तीर निशाने पर लग गया तो सब कुछ संभव है। ये सोचकर मैंने 2-3 ऑटो वाले से पूछा और सबने मुझे इनकार कर दिया। मैंने चाय वाले को पैसा दिया और मुड़ा ही था कि अचानक वह चाय वाला कहने लगा, क्या आप भी कोई डॉक्टर है या आप एम.आर. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से है? क्या आप भी किसी डॉक्टर की तलाश में हो? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, हाँ, मैं डॉक्टर तोशित को ढूंढ रहा हूँ। क्या ऐसे किसी शख्स को आप जानते हो? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो मुश्किल है। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे मुझे अंदर तक छलनी कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा, क्यों संभव नहीं? तब तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, जितना मैं जानता हूँ ऐसा कोई नाम मैंने नहीं सुना, इसलिए कह दिया। यदि कोई पता हो तो बताए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मैं और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं, ठीक है, धन्यवाद कहकर अपने गुस्से पर काबू कर वह स्टेशन से बाहर निकला। और कहाँ जाऊं सोच ही रहा था कि तभी एक ऑटो वाला आया और बोला, साहब कहाँ जाना है बताएं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस बंदे को शहर का चप्पा चप्पा पता है, हर गली से वाकिफ हूं। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होगा जिस पर हमने दस्तक ना दी हो। सबका पता मालूम है हमें, चाहे फिर वह अंग्रेज के ज़माने की हवेली ही क्यों ना हो। हर गुप्त रास्ता ज्ञात है हमें। बताइए कहाँ जाना है आपको, किससे मिलना है? कोई व्यापारी, डॉक्टर या फिर कोई बड़े से बड़ा अफसर? कब कहाँ मिलेगा? हम सब कुछ बता सकते हैं। इतनी सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस से एक ऑटो वाले के मुंह से सुनकर मैंने बड़ी गौर से उसके तरफ देखा और बोला, क्या मतलब कहने का तुम्हारा? मेरे एक शब्द ने जैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी। वो ऑटो वाला कहने लगा, साहब सही बोल रहा हूँ, मैं पेशे से पोस्टमैन हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ।
ऑटो चलाने से थोड़ी इनकम हो जाती है, साथ ही साथ जिस गली में जाता हूँ उधर की डाक भी बांट देता हूँ। दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा। आप बताओ किससे मिलना है? आपको क्या मैं लेकर चलूँ? ऑटो स्टैंड पर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मुझे सबसे आखिरी में यहाँ सवारी मिलती है। उसके पहले सवारी लेने का अधिकार मेरा नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक कि सभी ऑटो वालों को सवारियां नहीं मिल जाती तब तक मैं किसी भी सवारी को लेकर नहीं जा सकता है। इसके बदले मैं आपको एक कप चाय जरूर पिला सकता हूँ। अब भाई, एक सवारी को रोकने के लिए इतना तो करना ही होगा। आए, वहाँ चाय बहुत अच्छा मिलता है, हम रोज यही चाय पीते हैं, इसलिए हमें पता है। इतना दिलचस्प आदमी मैंने सफ़र में आज तक कभी नहीं देखा था। मुझे कहीं से कहीं तक वो ऑटो वाला नहीं लग रहा था और मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन कहीं से कहीं तक तुम ऑटो वाले तो लगते नहीं हो। इतनी चालाकी से यह हुनर ग्राहक को बांधने का। वाकई तुम्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए था। वही तो साहब, लेकिन क्या करें, अब पोस्टमैन होकर ऑटो भी चला रहे हैं। यही कम है क्या? और फिर यदि आप जैसे किसी बड़े साहब की कृपा हुई और ऐसी ही सवारी मिलती रही तो एक दिन वह भी कर लेंगे, कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। हम दोनों तब तक चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। वह दुकान वाला तो जैसे हमारे ही प्रतीक्षा कर रहा था। हम दोनों के जाते ही, लीजिए साहब, कहकर बिना पूछे ही चाय थमा दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, वाकई हिंदुस्तान में बिजनेस यहाँ से सीखना चाहिए। लो, तुमने चाय भी बेच ली। कहते हुए मैंने चाय उठाकर चुस्कियाँ लेना शुरू किया। वाकई बड़ी स्वादिष्ट चाय थी। फर्राटेदार ऑटो की स्पीड और आसपास से गुजरते गाड़ियों के हॉर्न ने उसकी आधे से अधिक बातें तो जैसे मेरे कानों तक पहुंचने ही नहीं दी, लेकिन तब भी मैं किसी शावक के शिकारी की तरह उसकी हर एक हरकत और टूटी फूटी बातों में भी सार निकलने का प्रयास कर रहा था। अचानक वह एक चौराहे पर जाकर रुक गया। उसका इस तरह रुकना मेरे लिए शंका का विषय था, क्योंकि वह चौराहा लगभग सुनसान सा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं चालाक थक तो नहीं, लेकिन वह मुझे ऐसा सोचने का मौका ही ना देना चाहता था। तुरंत बोल पड़ा, सर, आपको कौन से डॉक्टर तोशित के यहाँ जाना है? इस चौराहे से 4 रास्ते अलग अलग डॉक्टर तोशित के यहाँ जाते हैं, जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो ना जाने लोगों को क्या क्या पानी पिलाते हैं। जो भी वहाँ जाता है सिर्फ पानी की छोटी छोटी बोतलें वापस लेकर लौटता। खैर, जो भी हो, मुझे क्या, मेरा तो काम है सवारियों को लाना ले जाना। दूसरी दिशा में एक और डॉक्टर तोशित रहते हैं, जो अक्सर अपने बगीचे में घूमते हुए मिलते हैं। वह सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान में डॉक्टरेट कर रखा है। ऐसा कोई इलाज विलाज नहीं करते, हमेशा बगीचे में घूमते हुए फूल और पत्तों को देखते हैं। लेकिन है आदमी वह मस्त, अच्छा खासा बगीचा बना रखा है। फूल है कि कभी मुरझाते ही नहीं उनके बगीचे के। कहते हुए वे मेरी तरफ देखने लगा। मेरे प्रश्नवाचक मुद्रा को देखते हुए अपनी बात को खुद ही काटते हुए बताने लगा, साहब, मैं तो राय ले रहा हूँ। उनके यहाँ वाकई बहुत से बच्चों का आना जाना लगा रहता है। उसका ऐसा मासूमियत से सफाई देना मुझे खुद को ठीक ना लगा, क्योंकि सही पता तो मैं खुद भी नहीं जानता था, ना ही एक नज़र में उस आदमी को पहचान सकता था जिसकी खोज में मैं निकला हूँ। तब फिर भला उस ऑटो वालों का क्या कसूर था? वह तो बेचारा सिर्फ मेरी मदद ही कर रहा था। मैंने उसे टोकने की बजाय बोलने का मौका देना उचित समझा। अच्छा कहकर एक लंबी सांस ली। वह फिर से शुरू हो गया और कहने लगा, लेकिन अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इधर भी एक डॉक्टर तोशित है, लेकिन वह वैद्य है, पुराने जमाने के, आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं। बड़े सरल स्वभाव के हैं, जिसने जो दिया वही रख लिया, जो न दे उसका भी भला कभी किसी को मना नहीं करते। एक दो बार तो साहब मैं भी उनके पास जाकर उनसे ही दवाएं ले आया, इस बात की जांच करने के लिए कि सच में आराम मिलता भी है या नहीं। लेकिन सच कहूं साहब, मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। बाकी किसी की सादगी को देखकर उनके बारे में विचार बना लेना कितना गलत होता है। अब देखिए, मैं उनको परखने के लिए गया था, अब उन्होंने मुझे गरीब को सिर्फ 2 रुपये देकर ऐसी दवाई दी कि मेरा बरसों का कब्ज दूर हुआ ही हुआ। एक ही दिन में सारे बदन का दर्द और बुखार चला गया। अच्छा, और चौथा कहकर मैं उसकी ओर देखने लगा। वह बोलता तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनता रहूं। बड़ी मासूमियत थी उसके चेहरे में, और बिना किसी कपट के वह सिर्फ बोलते जा रहा था। मैंने फिर वापस उससे पूछा, अच्छा, और अब चौथे डॉक्टर तोशित, उनका भी बता दो। तब वह हंसने लगा और बोला, वह चौथा डॉक्टर हमारे काम का नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे मिलना होगा, क्योंकि उनके पास हर कोई अपने बीमार जानवरों को लेकर जाता है। वह वास्तव में जानवरों के डॉक्टर है, वे पशु पक्षी का भी इलाज करते हैं। अभी पिछले महीने एक महाशय एक तोते को अपने बच्चे की तरह पकड़ कर लेकर गए थे, क्योंकि उसके पैर में पिंजरे का दरवाजा लगा था। अब साहब, इंसान हो या पशु पक्षी, चोट का दर्द तो सबको होता है। बेचारे ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और मालिक परेशान। तब मैं ही उन्हें तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर गया था, क्योंकि बाकी ऑटो वाले तो उन्हें जानते ही नहीं और भला क्यों जानेंगे।
इस बदलते युग में बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने से ज़्यादा निरीह प्राणी के बारे में सोचता है, वरना यहाँ तो बड़े बड़े अस्पताल तो लोग पैसा कमाने के लिए खोल कर रखते हैं। मैंने खुद देखा है साहब, क्या कमाल का जादू है उनके हाथों और आंखों में। जैसे ही तोते को उन्होंने प्यार से देखा और हाथ बढ़ाया तो तोता उछलकर एक ही सिटी में उनके हाथों पर चला गया, जैसे इतनी मेहनत से लाने वाला नहीं वरन वह डॉक्टर उसका वास्तविक मालिक हो। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।